नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइमलैप्स केमिस्ट्री पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब हम बात करते हैं जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है भैया, कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि जो रेडिएशन है, जो सन से आ रही है, जो कॉस्मिक रेज है, उसमें अलग अलग बैंड्स हैं, समझ रहे हो। आईआर, एक्सरे, यूवी, विजिबल, ये सारे बैंड्स अलग अलग किए गए हैं। तो और ये किस बेसिस पे किए गए, उनकी एनर्जी, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि इनका जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ, वो कहलाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब सीधी सीधी बात है, नाम से हमें समझ में आ गया कि आईआर रेडिएशन का इंटरेक्शन हम मैटर के साथ कर देंगे तो वो होगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या कोई भी मैटर आप आईआर के साथ वो कर लेगा, रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई कैसा, कैसे क्या करेगा, हमें भी पता होना चाहिए। तो सिंपल मॉलिक्यूल ले लो, H2O, पानी। पानी करेगा क्या? हाँ, करेगा। क्यों करेगा? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, उसमें है डाइपोल मूवमेंट। तो जिसमें जिसमें डाइपोल मूवमेंट मिलेगा, वहां वहां आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करेगी, ठीक है ना। मतलब ये है कि रेडिएशन हमने डाला और डाइपोल मूवमेंट में चेंज आया तो वो आईआर एक्टिव कहलाएगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई कौन सा करेगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब बात करते हैं कि ये डिफरेंट क्यों है। तो ये यूवी से डिफरेंट है, ये विजिबल से डिफरेंट है, क्यों है ऐसा। तो यूवी में क्या होता है, यूवी में इतनी एनर्जी होती है, इतना पेनिट्रेशन होता है कि वो एटम के अंदर जाता है वो पेनिट्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है एटम के द्वारा। लेकिन जब हम बात करें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। उसका रेंज कुछ 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। तो इतना कम एनर्जी में सिर्फ जो एटम का, जो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड होता है, वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वो ट्रांजिशन दिखाता है वाइब्रेशनल या रोटेशनल। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ रहे थे अभी तक मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी भी एटम में, जब किसी भी मॉलिक्यूल में वो किस तरह से रोटेट, वाइब्रेट या ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या है, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब एक एन एटम है और हमने उसको एन मान लिया है, ठीक है। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3n। 3n क्यों होगी, क्योंकि रोटेशनल 1, 1 ट्रांसलेशनल 1 एंड 1 वाइब्रेशनल, तो 3n हो गई। अब हम जब आईआर में बात करेंगे तो हम वाइब्रेशंस निकालने, अगर हमें वाइब्रेशंस निकालने हैं तो हमें सबसे पहले ये रोटेशनल और ट्रांसलेशन माइनस करना पड़ेगा। तो हम जब नॉन लीनियर की बात करें, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो है 3n-6। अब 3n-6 क्यों है, 3n तो हमारा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमने -6 क्यों कर रखा है, क्योंकि देखो एक्स वाई जेड में जब नॉन लीनियर की बात करें तो एक्स वाई जेड प्लेन में, जो कि हमारा कार्टेशियन प्लेन है, उसमें क्या होता है कि जो रोटेट कर रहा है वो 3 इसमें कर रहा है, एक्स वाई या जेड। तो हमने तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल दी -3 की किया, और फिर हमने ट्रांसलेशन में भी क्या किया है कि तीनों एक्स वाई जेड निकाल दिया है -3। तो -3 हो गया -6, तो वो मिल गया हमें 3n-6। तो हमारे मोड ऑफ वाइब्रेशन 3n-6 से निकलेंगे, क्योंकि हमने रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मूवमेंट्स निकाल दिए हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब हम बात करें लीनियर की, लीनियर में क्या होगा, रोटेशन तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हो पाएगा ना, एक्स प्लेन में हो गया या वाई प्लेन में होगा, जेड में तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन में ही होने की वजह से हम वहां -3 की जगह -2 करते हैं। और जब हम ट्रांसलेशन की बात करें तो वो तीनों एक्स वाई जेड प्लेन में हो सकता है, इसलिए हम -3 वहां करते हैं। तो -2 -3 कितना हो गया, -5। बेसिक्स मैथ्स है। तो फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल 3n-5। अब समझे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कुछ नहीं है, जब 3n है, जो 3n है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n इज नंबर ऑफ द एटम, कितने नंबर ऑफ एटम। अब पॉली एटॉमिक की बात करें तो हर एटम का वो हम एडअप कर लेते हैं। तो जैसे AB2 लिया, तो AB2 में n हमें 3n माइनस, लीनियर की बात कर रहे हैं तो 3n-6
5 लग रहा है और 3n-5 लग रहा है, तो n क्या हो जाएगा Ab2 मॉलिक्यूल्स का? n हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 5, ठीक है, तो हो गया 4। अब हम बात करें प्रिंसिपल आईआर का। आईआर काम किस पे कर रहा है? आईआर काम कर रहा है हुक्स लॉ पर, ठीक है। अब हुक्स लॉ है 1/2πc √k रिड्यूस्ड मास, ठीक है। रिड्यूस्ड मास होता है m1 इंटू अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज द रिड्यूस्ड मास, जब हम दो एटम सिस्टम की बात करें तो, ठीक है ना। तो k है फोर्स कांस्टेंट, तो जितना ज्यादा बॉन्ड में स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आएगा, और जितना ज्यादा मास होगा, रिड्यूस्ड मास होगा, उसका वो उतना ही कम पे आएगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम पे आएगा। और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अनुमानित फ्रीक्वेंसी किसी बॉन्ड की क्या होगी, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी के फोर्स कांस्टेंट, अब ट्रिपल बॉन्ड में फोर्स ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसकी के कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी वेव नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है, वेव नंबर ज्यादा करेक्ट होगा। अब हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बात कर ली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? हमने हुक्स लॉ पढ़ा, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की। तो आईआर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है कि वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से रोटेट कर रहे हैं। जब हमने किसी को आईआर रेडिएशन दिया तो वो कोई मॉलिक्यूल किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, किस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब हम बात करेंगे वाइब्रेशन में, तो चलिए वाइब्रेशन किसका हो रहा है, रोटेशन किसका हो रहा है? बॉन्ड का, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का नहीं, बॉन्ड का। तो बॉन्ड के क्या क्या हो सकता है? बॉन्ड में हो सकती है स्ट्रेचिंग, या तो हम उसको खींच सकते हैं या हम उसको मोड़ सकते हैं। अब एक स्टिक है, हम स्टिक को क्या कर सकते हैं जिससे वो टूटे नहीं, लेकिन तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसमें तो हम उसको खींच सकते हैं, और हम उसको बैंड कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर डक्टिलिटी होगी तो। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो दो चीजें हो सकती हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में, एक है स्ट्रेचिंग, एक है बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग में भी दो टाइप है। स्ट्रेचिंग में है दो टाइप, कौन कौन से? सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। अब सपोज ये मेरा हाथ है, ये एक Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, इतना बुझ जाइए मेरा हाथ, ठीक है, ये A, ये B और ये B, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग क्या हो रही है? हमने दोनों बी को सेम डायरेक्शन में खींचा, तो जब सेम डायरेक्शन में खींचा तो ये हो गई सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिंपल है यार, मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा हाथ है, मैं तुम्हारे हाथ को दोनों को खींच लिया एक तरफ, ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हुई। अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या हो सकता है? हम दोनों इसको पुश कर रहे हैं, दोनों बी टाइप मॉलिक्यूल का, तो भी हो तो कंप्रेशन रहा है ना, एक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग ही होती है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन दोनों का सेम इसमें हो रहा है, तो भी ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में आता है। सिंपल है, मैंने तुम्हारे दोनों हाथों को धक्का दिया है पीछे की तरफ, तो वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई। अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या है? वही सस्ता सा मॉलिक्यूल, मेरा हाथ, इसको खींचा, इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, या इसको खींचा, इसको कंप्रेस कर दिया। सिंपल है, तुम्हारा एक हाथ खींच रहा हूं मैं और एक हाथ को धक्का दे रहा हूं, तो ये हो गया एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब आते हैं बेंडिंग पे अपन। तो बेंडिंग में भी काफी डिफरेंशिएशन है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है, मैं बता देता हूं। बेंडिंग है इनटू द प्लेन, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। मतलब एक 2 डायमेंशनल बेंडिंग हो रखी है, एक 3 डायमेंशनल बेंडिंग हो रखी है, ठीक है। तो इन द प्लेन में भी हमने दो टाइप और कर रखे हैं भाई, बहुत सारा डिफरेंशिएशन यार, कोई बात नहीं, सिंपल है, इजी। तो कौन कौन से हैं? एक है सिजरिंग, एक है रॉकिंग, ठीक है। सिजरिंग मतलब यार कैंची चला दो यार, तो वही सस्ता सा मॉलिक्यूल Ab2 टाइप, ठीक है। सिजरिंग क्या है? या तो हम दोनों को पास ला रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में पास आ रहे हैं, या फिर दूर जा रहे हैं, ठीक है, पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, दिस इज सिजरिंग। रॉकिंग क्या है? अरे यार हम चेयर यूज करते हैं ना, वो चीचू, अरे यार वो उसमें यूज होती है अपने हॉरर मूवीज में, हॉरर इफेक्ट देने के लिए, जिसमें ऐसे बैठा कोई नहीं होता लेकिन फिर वो चेयर चीचू कर रही होती है। वैसे क्या किया, ये दोनों बी टाइप मॉलिक्यूल को हमने या तो एक तरफ पोजीशन में शिफ्ट किया
या ऐसे शिफ्ट किया, ऐसे शिफ्ट किया या ऐसे शिफ्ट किया। जब हम दोनों को ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो गया ए बी, सॉरी ये हो गया रॉकिंग, ठीक है। तो हमने बात कर ली एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बेंडिंग इन द प्लेन, उसमें दो है, सिजरिंग और रॉकिंग। अब हम बात करेंगे आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब 3D स्ट्रक्चर। 3D में भी दो टाइप दिए हुए हैं, सिंपल है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो वैगिंग क्या, कुत्ता कैसे पूछ हिलाता है, कुत्ते ने पूछ हिलाई, ठीक है, कुत्ते ने पूछ हिलाई। अब देखो जरूरी नहीं ये तो हम 2D में बात कर रहे हैं। अब हम इसको z एक्सिस प्लस या z एक्सिस माइनस ऐसे ले गए, इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये हो गई वैगिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्विस्टिंग की। ट्विस्टिंग में कुछ नहीं, एक प्लस z एक्सिस में चला जाए और एक माइनस z एक्सिस में, तो ये ट्विस्ट हो रहा है ना यार, ये ट्विस्ट हो रहा है, और ये भी ऐसे या दूसरी तरफ से ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, तो ये हो गया ट्विस्टिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है, हुक्स लॉ पढ़ा हमने, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा हमने, और तरह सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। और हमने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 चीजें पढ़ी हमने। अब हम ये सारे मोड्स अप्लाई करेंगे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में, AB2, AB3, AB4, AB5। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।